हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रिंस स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम लेसन फर्स्ट साइंस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिलेशन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति, जो पहले वाली वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1.1 सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लेप या बर्नर से इसका दहन करिए, मतलब इसको जलाइए तथा इससे बनी राख को वोच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। ये वोच ग्लास दिखाया गया है यहाँ पर। ये वोच गिलास है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ये चिमटा है और ये बैनर है। जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया? मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वोच ग्लास में इकट्ठा करना। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को वोच ग्लास में इकट्ठा करना। सेकंड पेज पे चलते हैं हम। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाले अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो यहाँ लिखें क्रियाकलाप 1.2 एक प्रणाली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। इसमें पोटेशियम ऑक्साइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? क्रियाकलाप 1.3 एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। ये एक फ्लक्स ले लिया और इसमें दानेदार जिंक ले लिया हमने। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
यानी HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए, इसमें मिलाना है। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दोनों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? इसके आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है। शंक्वाकार फ्लक्स या परख नली को स्पर्श कीजिए। शंक्वाकार ये फ्लक्स है, इसको हाथ लगाएं या फिर इसको हाथ लगाएं। और क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? ये पर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निष्कासन होता है या उत्सर्जन होता है, या फिर तापमान में परिवर्तन होता है, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। 1.1 रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर? अभिकारक। मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद हैं। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन इन्हें अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। इसे उत्पाद कहते हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पादन में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाया दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग जमा का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS दिया लिखा जाता है, और इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिकारक होने की दशा को दर्शाता है। 1.1.1 रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि
आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। Mg प्लस O2 निशान और MgO तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर, तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। जैसे कि यहाँ पर Mg एक है और यहाँ पर भी Mg एक है, यहाँ O एक है लेकिन यहाँ O2 है। ऐसे करें कि इनकी परमाणुओं की तुलना करें। क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो संतुलित समीकरण है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। 1.1.2 संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जो आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर बनाते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को दर्शाया जा सकता है। Zn प्लस H2O SO4 के उत्पाद ZnSO4 प्लस H2। Zn मतलब जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 और जिंक सल्फेट ZnSO4 ZnSO4 और H2 यहाँ पर बच गया तो प्लस H2। आइए समीकरण 1.3, ये समीकरण 1.3 है, में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। तत्व Zn हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये इसमें तत्व हैं। यह अभिकारक के परमाणुओं की संख्या है यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या यानी RHS राइट हैंड साइड। जिंक लेफ्ट हैंड साइड यानी अभिकारकों की में परमाणुओं की संख्या 1 है, उत्पाद में 1 है। हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी 2 है। सल्फर अभिकारक में 1 है और उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन अभिकारक में 4 है और उत्पाद में 4 है। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है।
अब हम निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Fe प्लस H2O के बीच अभिक्रिया हुई तो बनेगा Fe3O4 प्लस H2। चरण 1, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बना ली सब क्या जो तत्व के और सब के लिए एक बॉक्स बना लीजिए और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। Fe प्लस H2O और इसमें उत्पाद बनेगा Fe3 प्लस H2। चरण 2, पहले हमने इसके चारों ओर बॉक्स बनाने हैं। उसके बाद है चरण 2, असंतुलित समीकरण 1.5। ये 1.5 है। इसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। इसमें तत्व है Fe मतलब लोहा, H2 या H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। तो Fe अभिकारक में कितने हैं? 1। उत्पाद में कितने हैं? 3। हाइड्रोजन अभिकारक में कितने हैं? 2। और उत्पाद में कितने हैं? 2। हाइड्रोजन जो है उत्पाद में कितने हैं? 2। ये देखो 2। उसके बाद ऑक्सीजन अभिकारक में कितने हैं? 1। और उत्पाद में कितने हैं? 4। चरण 3, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। Fe3O4 दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ये बाईं ओर 2 हैं और दाईं ओर कितने हैं? 4 हैं। ऑक्सीजन के 4 हैं। तो ऑक्सीजन के दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं जबकि बाईं ओर केवल 1। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन के परमाणु प्रारंभ में अभिकारकों में H2O में और उत्पादों में 4 Fe3O4 में। प्रारंभ में क्या है? अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 4 है। क्या? ऑक्सीजन। संतुलित करने पर क्या करेंगे हम? यदि इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आएगा 4। अभिकारकों की संख्या कितनी होगी? 4। उत्पाद में कितनी होगी? 4। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्र को नहीं बदल सकते। जैसा कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं लेकिन H2O4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा: Fe प्लस 4H2O और उत्पाद Fe3O4 प्लस H2।
चरण 4, Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। Fe तथा H अब भी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर और हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों में उत्पादों में परम में 8 हैं। अभिकारक में जो हाइड्रोजन है वो 8 है, यानी 4 2 जा 8। उत्पाद में 2 हैं, 2। संतुलित करने के लिए अभिकारकों में 8 हो गए, 8 ही है पहले, और उत्पाद में हमने इसको 4 से गुणा कर दिया, 2 चौके 8। तो हम यहां पर 4 लिख देंगे आगे। समीकरण अब इस प्रकार होगा, Fe + 4H2O और उत्पाद Fe3O4 + 4H2O H2। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। चरण 5, ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। तो लोहा मतलब आयरन के परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में परम में अभिकारक में एक Fe है और उत्पाद में 3F3O4 में Fe3O4 में कितने Fe हैं तो 3 हैं। संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 हैं तो हमें भी यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 कर दिया हमने। Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लेते हैं, 3Fe + 4H2O। उत्पाद में Fe3O4 + 4H2 1.8 समीकरण होगी। चरण 6, अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या का परिकलन करते हैं। 3Fe + 4H2O उत्पाद में Fe3O4 + 4H2। समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। अंततः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए इसको हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। चरण 7, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? जो 1.9 समीकरण है, यह 1.9 समीकरण ये संतुलित तो है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इसमें अभी भी हमने संतुलित रासायनिक समीकरणों की सावधानी बरतनी है, उसमें संकेत लिखना है हमें। क्या इस समीकरण में हमें अभिकारक तथा उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस पदार्थों को क्रमशः गैस को G, द्रव को
L लीटर, और जलीय को एक्वायर्ड और ठोस को सॉलिड से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब अब संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा। 3Fe, Fe जो है वो कठोर है, प्लस 4H2O ये गैस है, और उत्पाद में Fe3O4 ये सॉलिड है, प्लस 4H2O ये गैस है। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ G का चिन्ह उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्राय हम हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, उत्प्रेक्षक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जैसे CO गैस प्लस 2H2 गैस, और इसमें हमने 340 एटॉमिक मास यूनिट लगाए, और CH3OH लीटर में ये 1.11 समीकरण है, और इसमें इसके बाद आई 6CO2 एक्वायर्ड प्लस 12H2O लीटर सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, C6H12O6 एक्वायर्ड मतलब ग्लूकोज है ये, प्लस 6O2 एक्वायर्ड प्लस 6H2O लीटर 1.12। इसी प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? इसको 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण के बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी संबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। 1.2.1 संयोजन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.4 एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। इसमें धीरे धीरे जल मिलाइए। अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा चित्र 1.3 दिखाया गया है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? ये जो है इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। CaO यानी ठोस प्लस H2O यानी लीटर और CaOH2 एक्वायर्ड प्लस ऊष्मा। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो उसे हम
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और इससे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या आप जानते हैं ऊपर दी गई अभिक्रिया में निर्मित भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। CaOH2 एक्वायर्ड प्लस CO2 गैस मिलकर बनाते हैं CaCO3। ये कठोर है और कैल्शियम प्लस H2O जल कार्बोनेट। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करें। कोयला का दहन C कठोर प्लस O2 गैस उत्पाद CaO गैस। 1.15 सेकंड है H2 गैस तथा CO2 गैस को जल का निर्माण। 2H2 गैस प्लस O2 गैस मिलकर 2H2O पानी। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिकारकों में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक गैस का दहन यानी CH4 गैस प्लस 2O2 गैस मिलकर बनाते हैं CO2 गैस प्लस 2H2O गैस प्लस ऊर्जा। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हम सब जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिनका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। C6H12O6 एक्वायर्ड प्लस CO2 एक्वायर्ड मिलकर C6CO2 एक्वायर्ड प्लस 6H2O लिक्विड प्लस ऊर्जा बनाते हैं। तो जो ये है कि श्वसन किसे कहते हैं, ये 90% हर एग्जाम में पूछ जाता है, तो आप इसको पक्का याद कर लें। उसके बाद है साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का ही उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। 1.2.2 वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.5 एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। ये ले लिए इसने। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। इसके रंग पर ध्यान देना हमने। क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। गर्म कर रही है जैसे चित्र 1.4 में दिखाया गया। चित्र 1.4 गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। ठीक है। क्या आप ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तित हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न इस अभिलाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। 2FeSO4 यानी ये क्या है? 2FeSO4 ठोस है यानी फेरस सल्फेट। ऊष्मा जब इसमें लगी तो Fe2O3 ठोस फेरक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस 1.19। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन मतलब जिसमें उत्पाद टूट जाते हैं उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें उत्पाद जुड़ जाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर ऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 तथा SO3 गैस है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। CaCO3 यानी ठोस जब ऊष्मा इसमें लगती है तो CaO ठोस प्लस CO2 गैस बुझा हुआ चूना, जो CaO बुझा हुआ चूना है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। क्रियाकलाप 1.6 एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे से क्वथन नली को पकड़ ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए जैसा कि चित्र 1.5 में दिखाया गया है। आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। 2PbNO3 लेड ऑक्साइड का सूत्र है ये 2Pb(NO3)(2। ये क्या है? ठोस है। इसमें जब तापमान इसके साथ मिलेगा तो ये बनाएगा 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
प्लस O2 गैस यानी ऑक्सीजन। आइए क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रिया करें। क्रियाकलाप 1.7। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ का डांट लगा दीजिए। ये छिद्र करके रबड़ के डांट लगा दीजिए और इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दिए हमने, और जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है, इन्हें इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी हमने। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाएं। ये जो इलेक्ट्रोड आए इतने इसमें पूरी तरह डूब जाएं। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दे दी हमने। जल से भरी 2 अंशांकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले आंशिक नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों परख नलियां गैस से भर जाएं, तब उन्हें सावधानी पूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लगाकर उन गैसों की जांच कीजिए। सावधानी: इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है? दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित है? क्रियाकलाप 1.8। चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। ये चाइना डिश है, इसमें सिल्वर क्लोराइड लेना है हमने। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग को देखिए। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। 2AgCl सिल्वर क्लोराइड। सूर्य का प्रकाश जब इस पर पड़ा तो ये बदल गया 2Ag + Cl2। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। जब 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की किरण में आएगा तो 2Ag + Br2 बनाएगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। एक प्रणाली में लगभग 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से मिलाइए। अपने हथेली से प्रणाली के नीचे सिरे को छुएं और आप कैसा महसूस करते हैं? क्या यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी है?
ये प्रश्न है, इसकी वीडियो में बाद में लाऊंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। 1.2.3 विस्थापन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.9 लोहे की 3 कील लीजिए। लोहे की हमने 3 कील लेनी है। उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए और ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 प्रश्नालियां लीजिए। 2 प्रश्नाली लेनी हमने। प्रत्येक प्रश्नाली में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक प्रश्नाली 20 के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। एक अलग रख रही हमने। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना करें। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। जो लोहे की कील है वो ऐसी है और कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकली हुई लोहे की कील जो बनेगी वो ऐसे रंग की हो जाएगी। जब कॉपर सल्फेट का विलयन प्रश्नाली ए में ऐसा था और प्रश्नाली स्टैंड अभिक्रिया मिश्रण प्रश्नाली बी में ऐसा था। चित्र 1.8 बी। प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना। लोहे की कील का भूरा रंग क्यों हो गया और कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई। Fe मतलब लोहा प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4 अभिक्रिया हुई तो हमारे पास बना FeSO4 आयरन सल्फेट और Cu यानी कॉपर अलग रह गया। इस अभिक्रिया में लोहा आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण जैसे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ऐसे लेड प्लस Cu कॉपर क्लोराइड, तो ये बनेगा लेड क्लोराइड प्लस Cu मतलब कॉपर। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। 1.2.4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.10 एक प्रश्नाली में 3 मिलीलीटर सोडियम ऑक्सल्फेट का विलयन लीजिए। एक अन्य प्रश्नाली में 3 मिलीलीटर बेरियम सल्फेट लीजिए। ये अलग ले लिया। दोनों विलयनों को मिला लीजिए। आपने क्या देखा? आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जो अविलेय पदार्थ है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि Na2SO4 एक्वायर्ड सोडियम सल्फेट। Na2SO4 ये जो सूत्र है इसको आप इसमें से याद कर सकते हैं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे आपके। सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 एक्वायर्ड उत्पाद बनाते हैं ये बेरियम सल्फेट प्लस 2Na क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। ऐसा क्यों होता है? Ba2 प्लस तथा S4 2 माइनस की अभिक्रिया से Ba
SO4 के अवशेष का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है, जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिनके अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जो आयन है, इसका यह अलग आयन है, इसका अलग आयन है, इनके बीच जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें अपने लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम ऑक्साइड के विलयन को मिश्रित किया जाता है। लेड 2 नाइट्रेट अवक्षेपण किस रंग का होगा, या फिर अवक्षेपण यौगिक का नाम बता सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? उपचयन एवं अपचयन। क्रियाकलाप 1.1 क्रियाकलाप 1.11 चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गरम कीजिए। आपने क्या देखा? कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड 2 की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। 2Cu प्लस O2 में तापमान 2CuO। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। जैसे कि CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 में तापमान हुआ तो Cu प्लस H2O बना। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। जब तक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो उपचयन, और जब ह्रास होगा ऑक्सीजन का तो अपचयन। अभिक्रिया 1.29 में कॉपर 2 ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसीलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को अपचयन व उपचयन अथवा रेड क्रॉस अभिक्रिया कहते हैं। CuO प्लस H2 तापमान Cu प्लस H2O। यहाँ पर क्या हुआ? उपचयन हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हुई। यहाँ पर क्या हुआ? अपचयन हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। रेड क्रॉस अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस C तो बनेगा जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस CO। MnO2 प्लस 4HCl मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 4HCl हाइड्रोक्लोरिक मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस 2 जल प्लस Cl2 क्लोराइड। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर Cu तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनाता है। इसमें
अभिक्रिया 1.32 में HCl, HCl, Cl2 में उपचयित तथा Cl2 में उपचयित तथा MnO, MnO2, MnCl2 में उपचयित हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अभिक्रिया में उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का नाश होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। क्या आपने दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? 1.3.1 संसारण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमायुक्त भरे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसी ही प्रक्रिया होती है या परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ती हुए परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। 1.3.2 विकृत गंधिता। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा रह जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तेलीय जो तेल से युक्त होते हैं तथा वसा युक्त जिसमें वसा होती है। खाद्य सामग्रियां, खाने की जो सामग्रियां उनमें उपचयन मतलब ऑक्सीजन उसमें मिलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? उपचयन। रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकरण मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। पर्सन, यह पर्सन की अलग वीडियो बनाऊंगा मैं इसकी। अब हम पढ़ेंगे आपने क्या सीखा। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद तथा प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्थाएं को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिसमें समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया
संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजन होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा भी लगती है, उससे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जब कोई एक तत्व है उसके दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में भी विस्तार से पढ़ चुके हैं। से अविलीय लवण प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। जब ऑक्सीजन का जुड़ेगी तो उपचयन और ऑक्सीजन घटेगी तो अपचयन होता है। जब ऑक्सीजन का योग होगा तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा और जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो हाइड्रोजन का योग होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहलाता है। जब ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या अपचयन कहलाता है तो ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। यदि आपको किसी भी चीज पर डाउट हो तो कमेंट करें, मैं आपकी हल जरूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें।